जल्दी से सभी बच्चे अटेंडेंस लगा लेंगे आज की इस क्लास के लिए। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखना है जय हिंद जय कॉमर्स। और अभी तक कौन कौन जुड़ चुके हैं? राजमन, संध्या, आर्यन, स्तुति, नमन, जिस हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, तो एक बार सभी को चैट में जरूर लिख दो। पहला अंतर है 30 से तो ये जो भारित माध्य की गणना किया था वो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, वो मैंने क्वेश्चन आपको करवा भी दिए। बाकी आप उससे प्रैक्टिस करो, डीपीपी से जाकर के इसके क्वेश्चंस सेम ही टाइप के होते हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, समय बेकार होगा। 2-4 क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद समांतर माध्य के क्या गुण है, दोष हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, तो ध्यान से इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। और भी हमने ठीक है माध्यिका कर दिया आपके लिए। पहले आप ये देख लो कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे माध्यिका का अर्थ क्या होता है, उसके बाद माध्यिका की गणना करेंगे, फिर हम लोग माध्यिका के गुण और दोष पर बात करेंगे, लेकिन समझ में जिस प्रकार से आएगा उस वे में चलेंगे हम आपको लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये नहीं देखेंगे कि अर्थ क्या है, पहले हम लोग ये देख लेंगे कि माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। यदि हमें ये समझ में आ जाएगा तो अर्थ जल्दी से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद गुण और दोष की चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो ये देख लो जो कल हम लोगों ने किया था ना डिटेल में, लॉन्ग पॉइंट के अंदर में, लंबे लंबे पॉइंट के अंदर में किया था कि माध्य के क्या गुण हैं क्या दोष हैं। आज हमने उसी चीज को शॉर्ट में कर दिया यहां पर। ठीक है, नोट कर लेना कितने बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट में लिखा हुआ है, ये तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो समांतर माध्य के उपयोग और गुण दोष क्या है? सबसे पहले गुण क्या है? सरल है, बिल्कुल आसान है, निश्चित संख्या देता है, सभी मूल्यों पर आधारित होता है, माध्य किसी भी नंबर को छोड़ता नहीं, 10 20 30 40 सबको जोड़ता है और सबसे भाग दे देता है। बीजगणितीय विश्लेषण संभव है, इसमें जोड़ घटाव गुना कर पाना संभव होता है। उसके अलावा प्रतिदर्श में यानी कि सैंपल में परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पे नंबर आगे पीछे करने का कोई असर नहीं पड़ता जल्दी। अच्छा, समूहों की तुलना आसान हो जाती है। अगर कोई हमारा माध्य निकल गया, जैसे 10 20 30 40 50 का माध्य निकल जाता है 30, तो उसका तुलना आसानी से कर सकते हैं कि 10 से वो कितना ज्यादा अंतर है, 20 से कितना ज्यादा अंतर है, 30 से कितना ज्यादा अंतर है, 40 से कितना अंतर है, 50 से कितना अंतर है, तो जिसको डेविएशन से पता कर लेते हैं हम लोग। और प्रतिनिधित्व मूल्य भी ये माना जाता है, क्योंकि ये सभी मूल्यों पर आधारित भी है, तो बीचों बीच का मूल्य निकलता है। ओके, सभी को यहां पर बातें क्लियर है। लेकिन कल के क्लास में ही अवगुण हम लोग देखे थे, डिमेरिट देखे थे कि सीमांत मूल्यों का इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 10 20 30 40 है और यहां पर 500 लिख दिया सीधा, तो सोचो ना ये बहुत बड़ा मूल्य नहीं हो गया? ये सब वैल्यू तो छोटे छोटे हैं, लेकिन अचानक से एक बड़ा मूल्य आ गया। अब इस बड़े मूल्य की वजह से इसका औसत बिगड़ जाएगा, पूरा पूरा औसत बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम 10 20 30 40 50 का औसत निकालोगे तो क्या करते हो, आप सबको जोड़ते हो और सबको जोड़ करके 5 संख्या से भाग दोगे, तो यहां पर जोड़ करके तुम्हारा आ जाता है 150 और 5 से भाग देते हैं तो तुम्हारा आंसर आ जाता है 30। लेकिन यहीं पर अगर सोचिए आपके पास अगर हम ये डिजिट दे दें कि 10 है 20 है 30 है ना 40 है, लेकिन अगला सबसे बड़ा नंबर लिख दिया गया 500। अब सोचो केवल एक डिजिट यहां पर बहुत बड़ा है, 3 डिजिट का आ गया है ना, और बाकी सभी दो दो डिजिट के हैं, तो इसको जोड़ोगे तो एक बड़ी संख्या तुम्हें नजर आएगा कि यहां पर आ गया कितना 500 ये है, और प्लस में 50 550, और यानी कि ये 600 हो जा रहा है टोटल। और भाग कितने से देना है? 5 से ही देना है, 1 2 3 4 5 से। तो टोटल जोड़ करके कितना आया? 50 और 50 100, और उधर 500 600 हो गया टोटल। तो 600 को अगर तुम 5 से भाग दोगे तो अब आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है? जल्दी बताना एक बार चैट में, सभी कोई जल्दी बताओ चैट के अंदर में, सभी को बताओ। केवल विशाल ने बताया है, सभी को बताओ। सभी को बताओ, केवल विशाल ने बताया है, वंशिका ने बताया है। सभी को बताओ यहां पर औसत कितना निकल जाएगा? सोनम बहुत बढ़िया। राज 30 कैसे आएगा? गलत कर दिए तुमने। इसका आंसर, इसका 600 को 5 से भाग दोगे ना तो 120 आएगा ना, क्योंकि 12 5 60 होता है। ऐसे समझ लो 120 आएगा। तो इसमें आंसर आया हमारा 30। देखो
शुरुआत वाला आंसर कितना आया था 30, लेकिन बाद वाला आंसर कितना आ रहा है, बाद वाला आंसर देखो यहां पर आ रहा है हमारा कितना भाई, बाद वाला आ रहा है 120। तो पहले का आंसर है 30 और 30 आया था क्यों, चूंकि यहां पर सभी नंबर जो आपस में छोटे छोटे नंबर दिखाई दे रहे थे और कहा एक नंबर केवल बड़ा कर दिया, तो इस बड़े नंबर की वजह से ये भी आंसर हमारा बड़ा आ गया। देख रहे हो, इसीलिए बोला जाता है कि समांतर माध्य जो होता है वो सीमांत मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, कभी कभी श्रृंखला में मौजूद नहीं वाला मान भी आ जाता है आंसर, जैसे कि इसमें 30 था कहीं, हाँ सर 30 तो है, 10 20 30 40 50, तो 30 तो आंसर भी आ रहा है और 30 यहां पर नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि जो आंसर आया वो नंबर यहां पर दिखाई भी दे रहा है। अब बताइए यहां पर जो आंसर आया क्या वो नंबर में दिखाई दे रहा है कहीं 120, कहीं भी नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है इसका डिमेरिट है कि कभी कभी श्रृंखला में मौजूद नहीं रहने वाला मान भी आ जाता है। समझ गए, ये कहीं है क्या, देखना 120 इसमें कहीं है नहीं है ना, तो कभी कभी वैसा भी चीजें आ जाता है, आंसर तो आएगा यही 120, लेकिन जो इसमें आंसर आया था वही इसमें भी था, यानी कि कभी कभी सेम टू सेम आता है और कभी कभी ये जो आ रहा है आंसर वो दिखता भी नहीं इसमें कहीं, तो कभी कभार की बातें हैं। यानी कि कई बार निष्कर्ष जो अव्यवहारिक निकलता है या फिर हास्यास्पद निकलता है। हास्यास्पद का मतलब है, जैसे हमने कहा तुम्हारे घर पर 5 लोग हैं और तुम्हारे दोस्त के यहाँ 4 लोग हैं, तो 4 और 5 9 हो गए दोनों परिवार में मिला करके, 2 से भाग कर दो तो निकलेगा 4.5। अब 4.5 यानी कि तुम्हारे घर पर लोग हैं और 4.5 तुम्हारे दोस्त के यहाँ पर लोग हैं, तो 4.5 लोग होते हैं क्या कहीं, या तो 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं, दशमलव में तो नहीं लिख सकते व्यक्तियों की संख्या को, है ना, मजदूरों की संख्या को, व्यक्तियों की संख्या को, परिवार की संख्या को, इनको डिजिट में लिखा जाता है तो पूरा पूरा लिखा जाता है, पूर्णांक में लिखा जाता है, दशमलव में नहीं लिखा जाता। समझ गए हो। अब यहां पर नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो समांतर माध्य है उसमें दर नहीं निकाल सकते, प्रतिशत नहीं निकाल सकते, अनुपात नहीं निकाल सकते, है ना, उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता, और ग्राफ के माध्यम से तो इसका निकाल पाना बिल्कुल असंभव होता है, कठिन होता है, तो ये भी हमने समझ लिया है। तो ये मेरिट समांतर माध्य का है, डिमेरिट समांतर माध्य का है, नोट कर लेना, शॉर्ट में नोट करना चाहो तो, नहीं तो इसकी क्लासेस कल तो करवा ही दिया था डिटेल में। और अब हम लोग समझते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, पहले सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पहले क्लियर करेंगे हम लोग। एक बार मुझे बता दो कि आप लोगों को बीचों बीच का वैल्यू समझ में आता है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक लकड़ी है, लकड़ी, लड़की नहीं करें, लकड़ी, एक लकड़ी है यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमें इसे 2 टुकड़ों में बांटना है। ध्यान से सुनना, जवाब गलत दे दोगे तुम लोग कभी। एक लकड़ी है 10 सेंटीमीटर का है और इसे 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में बांटना है। कितने जगह पर काटना पड़ेगा हमें, कितने जगहों पर काटना पड़ेगा ताकि 2 हिस्सों में बट जाए, कितने हिस्सों में काटना पड़ेगा ताकि 2 हिस्सों में बट जाए, जल्दी बताओ। शिवम ये 5 क्या लिखे हो, 5 टुकड़ों में बांटोगे, अरे 2 हिस्सों में बांटना है। कितने जगह काटोगे, मैं ये कह रहा हूं, काटना है कितने जगह पर, काटना कितने जगहों पर है ये बताना है तुम्हें। अभी समझ पाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजमन ने कभी लिखा है 2, कभी लिखा है 1, भैया एक ही जगह पर काटना पड़ेगा, 2 हिस्सों में बट जाएगा। नहीं समझ पाए, जैसे केवल एक जगह यहां पर काट दीजिए, यहीं पर काट दिया, बट गया 2 हिस्सों में, समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से केवल एक जगह पर कट लगाएंगे ना, बीचों बीच कट लगा देंगे, तो यहां से यहां तक का गैप हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा, और यहां से इधर का कितना बन जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। इस प्रकार से ये समझना था तुम्हें। तो यही होता है मध्य का, मध्य का मतलब बीचों बीच का पॉइंट, कि किस जगह पर कट लगा दें
ताकि इधर का हिस्सा अलग हो जाए, इधर का हिस्सा अलग हो जाए, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाए। तो दो हिस्सों में विभाजन करने के लिए ही मध्यिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। दो हिस्सों में विभाजन करने के लिए ही मध्यिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मध्यिका क्या बताता है? बीचों बीच के वैल्यू को बताता है, बीचों बीच के वैल्यू को बताता है। आइए व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सवाल। तो मान करके चलिए तुम्हारे पास सवाल यही रहेगा, ऐसा ही सवाल रहेगा जिसमें कहता है कि निम्न आंकड़ों से मध्यिका जो है ज्ञात करिए। मीडियन कैलकुलेट करने बोल रहा है। बहुत ही आसान आसान नंबर लिया हुआ है हमने। पहले यहां पर समझना है आपको, 10, 20, 30, 40, 50, क्या इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नंबर पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया गया है। 10 के बाद 20 यानी कि बढ़ गया, 20 से 30 फिर से बढ़ गया, 30 से 40 फिर से बढ़ गया, 40 से 50 फिर से बढ़ गया। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा दिया गया है पहले से ही, तो इसको सजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सजाया हुआ नहीं रहता तब हमें इसको सजाने की जरूरत पड़ता, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। समझ गए? ऐसे ही एक और सवाल है कि 100, 200, 300, 400, 500 इन नंबरों में से भी हमें कुछ सजाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सजाया हुआ है। तो हमने मान लो कि यहां पर पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को देखिएगा। हमने यहां पर पहले नोट कर लिया है नंबर्स। मान लो एक हमारे पास नंबर है 10, 20, 30, 40 और 50, यही नंबर है। अब इन नंबरों के बीचों बीच में कौन स्थित है उसकी पहचान करना है। यही होता है मध्यिका। यानी कि जब तुम्हें कहे कि 10, 20, 30, 40, 50 का मध्यिका ज्ञात करिए, तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या दिमाग लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे एम। एम का मतलब क्या होगा? एम जो है वो बताएगा साइज को। तो यहां पर लिखेंगे एम इक्वल टू क्या है? एम इक्वल टू है साइज। मैं हिंदी में लिखूं क्या, बताना? मैं हिंदी में ही लिखता हूं पहले। n+1/2 वहां पद का आकार। समझ पाए? ऐसे ही आपके फॉर्मूले बन गए। अब यही फॉर्मूला है तुम्हारे आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। यही फॉर्मूला है, भागम भाग में नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को आता है कैलकुलेशन, बहुत अच्छी बात है। तो n का मतलब कहां से आएगा? n हमारा काउंट करके आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करने हैं। तो टोटल कितना आ गया? 5, प्लस में एक फॉर्मूला में ही है और 2 से भाग भी करना है। इतनमा पद का आकार। अब तुम्हें यहां पर जोड़ना है। सबसे पहले 6 आ गया, 6 को 2 से भाग कर दो, तीसरा पद का आकार। अब ये कितना आ जाएगा? देखो 6 को 2 से भाग दे दीजिए, 3 आ गया, तो तीसरा पद का आकार। समझ गए? अब ये तीसरा पद का आकार बोल दिया है ना, तो 3 जरा तलाश करिए, तीसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है? 30 बैठा हुआ है। तीसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ नजर आया? 30। तो इसलिए मध्यिका भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहां पर लिखना पड़ेगा कि तीसरा पद का आकार, तीसरा पद का आकार बराबर कितना है? 30। यतः लिख दो, यतः मध्य का, यानी कि जो मीडियन होगा, एम लिखोगे इसको कैपिटल से, कैपिटल एम भी तुम्हारा कितना आ गया? 30 आ गया। बस यही बात तुम्हें लिखना है। ये हो गया सिंपल वाला, जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है, बट यहां पर पूरा पूरा स्टाइल जो है पकड़ के चलिए कि इसी प्रकार से हल करने पड़ेंगे आपको। क्या ये सॉल्व करना आ गया सभी को? सनी बन गया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताओ। फर्स्ट में 30 और सेकंड में 300 आंसर आ गया पल्लवी का। बढ़िया बात है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो पहले से, बट हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया है।
ये तीसरा जो आता है ना वो इंडिकेट करता है कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पर ये है। तुम इधर से भी काउंट करता, पहला दूसरा तीसरा, तब भी यही आता। समझ पा रहे हो? तब भी तीसरा हर हाल में जो है वो यही आ रहा है, चाहे तो तुम इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, बीच में यही आ रहा है 30। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है ना? सर अगर बीच में नहीं आया तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे तुम्हें सॉल्यूशन हम। तो दूसरे को पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर हमारे पास यहां पर, मैं इधर से सॉल्व करता हूं, अगर हमारे पास नंबर है 100, नंबर है 200, 300, 400, 500, तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं पहले। फॉर्मूले के अंदर लिखिए m इक्वल टू, लिखना पड़ेगा n+1/2 वहाँ पद का आकार, इतनवा पद का आकार। और अब सॉल्व करो इसको जरा, तो यहां पर आप कहोगे कि n का मतलब कितना है? 1 2 3 4 5, तो फिर से लिखिए 5 + 1/2 इतनवा पद का आकार 6/2। स्टेप मत छोड़ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर में, ध्यान रखोगे हमेशा। ये तीसरा पद का आकार आता तो हमें भी है, लेकिन स्टैट्स के अनुसार चलो, छोड़ना मत एक भी स्टेप, तब नंबर आते हैं तुम्हारे। तीसरा पद का आकार कौन सा होगा जरा देखिए? 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन सा आया? 30। इधर से भी काउंट करो, 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन सा आया? 300। तो हर हाल में हमारा ये तीसरे पद का आकार कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। यतः लिख दीजिए, यतः माध्य का बराबर, माध्य का यानी कि कैपिटल M से लिखो, मध्य का भी इसको लिखते हैं तब भी चलेगा। ये आंसर आ गया 300 तुम्हारा। ठीक है ना? सभी को क्लियर हो गया होगा? मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, कोई कोई बच्चे कमजोर होते हैं थोड़े से शुरुआत में, तो कोई बात नहीं। तो दोनों का सॉल्यूशन कर दिया है। ये पहले का सॉल्यूशन था, ठीक है, ये पहले का सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर हो गया तुम्हारा। लेकिन अब तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अब होमवर्क क्या रहेगा? तुरंत ही देख लो, यहीं पर सॉल्व कर दोगे देखते देखते ही। जहां डिफरेंट है वो मैं हल करूंगा। जैसे कि यहां पर देखोगे 5 नंबर फिर से है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, फिर से बीचों बीच में कौन सा आ रहा है? 3000। तो आंसर 3000 हो जाएगा, पता है। लेकिन कैलकुलेशन करके बताना आप लोग, ठीक है ना? कैलकुलेशन करके बताना, वैसे नहीं। है तो आसान, सभी को पता है, लेकिन वैसे जवाब मत देना, कैलकुलेट कर लेना फिर जवाब देना। आंसर तो इसका 300 आएगा। इसमें से बताइए आंसर क्या आएगा? इसमें से भी देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगातार नजर आ रहा है, 15, 20, 30, 60, 50। तो ये जो है वो 60 के बाद 50 आया है। इसको मैं हल करता हूं, रुको। चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्यों सॉल्व कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर एक नंबर है 15, दूसरा नंबर है 20, फिर है तुम्हारा 30, 30 के बाद है 60, और 60 के बाद है 50। तो इसको करना पड़ता है अरेंज। जब इसको अरेंज करते हैं ना तो लिखा जाता है एरी, एरी ऑफ एक्स, क्योंकि ये सब क्या है? एक्स हैं। तो एक्स को अरेंज करने पर कितना आ जाएगा? 15, 20, 30, 50 पहले आ जाएगा और 60 बाद में आएगा। समझ पाए? अब अरेंज हो गया है, अब जवाब निकालना है आपको। उसमें से जवाब नहीं निकलेगा, अरेंज करने के बाद जवाब निकलेगा। तो अरेंज को लिखते हैं शॉर्ट में एरी, एरी ऑफ एक्स, यानी कि ये सब सारा एक्स था, तो एक्स को हमने क्या किया? अरेंज कर दिया। अब सॉल्व करिए जरा, अब आंसर आएगा तुम्हारा। तो यहां पर लिखोगे n+1/2 पद का आकार, और n+1/2 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, 5 लिखिए।
5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा, तो वो भी दिखाएंगे तुम्हें हम। तो यहाँ पर पहले जोड़ दो, 6/2 आ गया, और फिर से तुम्हारा तीसरा पद का आकार आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए तीसरा पद का आकार इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3, बीच में यही आ रहा है 30। यतः माध्य का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबका आंसर भी आप लोग बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेकिन ये होमवर्क में करना आप लोग। तो एक हमने इधर उधर वाला वैल्यू भी अरेंज करके बता दिया कि अगर वैल्यू गड़बड़ दिया हुआ है तो अरेंज पहले करना है बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, किसी भी तरीके से सजाओ, बढ़ते घटते हुए, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, करके देख लेना। और पांचवें क्वेश्चन के जो है कुछ करने की जरूरत है क्या, इसमें भी देखिए पहले सजाने की जरूरत पड़ेगा। 200 है, 120 है, उसके बाद फिर 30 आ गया, फिर 600 आ गया, फिर बढ़ गया, और फिर जो है घट गया। तो इसको भी सजा करके बनाने की जरूरत पड़ेगा। आप लोग जल्दी से क्लास वर्क में ही इसको सॉल्व कर डालो। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इसको, क्लास वर्क मैंने रख दिया, मैं देखना चाहता हूं आंसर आप सभी को। तीसरे वाले का 200 आंसर होगा सर, तीसरे वाले का आंसर 200, तीसरे वाले का हो जाएगा आंसर यहाँ पर ये वाला 3000 होगा। 200 कैसे कह रहे हो, इसमें से बताओ इसका आंसर क्या होगा, पांचवा का आंसर क्या होगा, पांचवें वाला का आंसर क्या होगा, पहले इनको सजाइए बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, और फिर जो है फॉर्मूला लगाइए और देखिए कि क्या नंबर आ रहा है। 200 होगा सर, देखता हूं देखता हूं। बहुत सारे बच्चे इसके जवाब भी कह रहे हैं 200 होगा। मान लीजिए अगर हम केवल सजा करके यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, सॉल्व कर ही देते हैं, बोलते बोलते सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ पहले कितना, छोटी संख्या देखिए पहले है 30, 30 के बाद है 120। तो पहले जो है यहाँ पर सभी नंबर को नोट करते हैं, 100, 200, 120, 30, 30 के बाद है 600, और 600 के बाद है 500। ये सभी क्या है, नंबर x हैं। तो आगे अरेंज किया जाता है, यानी कि एरी ऑफ x। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, 30, उसके बाद 120, फिर लिख दीजिए 200, 200 के बाद कितना लिखोगे, 500, 500 के बाद कितना लिखोगे, 600। हो गया। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि m बराबर हमारा n+1 आएगा बाई 2, इतनवा पद का आकार। वापस फिर सॉल्व करिए इसको, n+1/2 मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5+1 लिखिए बटे 2, इतनवा पद का आकार। तो ये 6/2 आ गया ना, 6/2वां पद का आकार, यानी कि वापस यहाँ पर तीसरा पद का आकार। तो लिखना पड़ेगा कि तीसरा पद का आकार बराबर आ गया 1 2 3, 200 आ रहा है ना, 200। यतः माध्य का कितना हो जाएगा, माध्य का बराबर यहां पर हो गया है 200। बस, लेकिन आगे को क्वेश्चन करवाते हैं, रुको देखो, हम भाग में नहीं चलेंगे, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा रिपीटेशंस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में खास करके, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर में अगर एक बार तुमने सीख लिया तो जीवन भर याद रहता है, कभी नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, हाँ बनाया ग्रेजुएशन में और मास्टर में, 11th में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे स्टैटिस्टिक्स के, ये बात बिल्कुल सच है, ऑन कैमरा मैं तुमसे कह रहा हूँ। 11th में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं जितना पढ़ता था सब याद होते चला जाता था एक ही बार में। तो मैंने ये इसको क्या ही नोट्स बनाना, भविष्य में क्या ही काम देगा ये, है ना जब फिर इसे उसको पलट के देखना ही नहीं है तो इसलिए मैंने कभी उसके नोट्स नहीं बनाए 11th में।
लेकिन फिर मैं मास्टर में, ग्रेजुएशन में कंप्लीट नोट्स बनाया, यहाँ तक कि एक एक नोट्स कम पड़ गए। स्टैट्स के फिर 6 से 7 नोट्स बनाने पड़े। क्योंकि खतरनाक खतरनाक वाले सॉल्यूशन आते हैं, 7 8 पेज में जा रहा है, सॉल्यूशन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उस दौरान जो ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। आप लोगों के डाउट मैं चेक कर लूँ क्या? सर अगर 5 से ज़्यादा होगा, हाँ बताएंगे, अभी अभी बताएंगे। अभी भागम भाग में काहे चल रहे हो, मेरे साथ साथ में चलो ना, मैं करवाऊंगा सारा। चैप्टर 2 का एनएसएस वाला टॉपिक बच गया था सर। अच्छा ठीक है, एनएसएस वाला जो है टॉपिक ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, ठीक है, तो मैं उसको एक डाउट सेशन के अंदर या फिर आपके एक्स्ट्रा सेशन के अंदर में करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, एनएसएस वो वाला रह गया था तो करवा दूंगा मैं आपको। मैं ये रहने देता हूँ, ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स वहीं करूंगा चैट के अंदर। और मैथ का क्लास क्यों कैंसिल हो जा रहा है सर? क्योंकि सर कहीं जो है अभी क्लासेस जो है वो ले नहीं पा रहे हैं, वो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, है ना, तो चिंता की बात नहीं है। टीचर्स की पूरी प्लान बनी होती है, टीचर्स को कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सब बना होता है प्लान उनका पूरा, पता होता है। हम लोगों को पता होता है कि पूरे साल भर में कब कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना, तो इसलिए उसके अनुसार ही चलते हैं, सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाता है। कहाँ पर स्पीड चलें, कहाँ पर तेज चलें, सब पता है। सर संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है, लास्ट में करवाया था मैंने उसको आपको। टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाया था, तुम नाम भूल रहे हो इसलिए मैं भी नाम बोल रहा हूँ उसका। ओगी बोलते हैं, ओजाइब बोलते हैं इसको, इस प्रकार का बनेगा डायग्राम वो, ऐसे उछल कूद होते हुए। ठीक है, जनरली हालांकि या तो उतरते हुए बनता है या फिर चढ़ते हुए बनता है, इस प्रकार से, या तो नीचे की तरफ जाते जाएगा या फिर ऊपर की तरफ चलते जाएगा, इस प्रकार से, तो वो ओजाइब कहलाता है। तोरण चित्र बोलते हैं उसको, तोरण चित्र मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, तुमने वही वाला पूछा है, संचयी आवृत्ति वाला। और सर ये कितने चैप्टर के हैं? 5वें चैप्टर का आपका चल रहा है अभी। चैप्टर 2 का एनालिसिस वाला रह गया था, मैथ का क्लास बता दिया मैंने आपको। तुम्हें नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा साइमा, रिकॉर्डेड देख लेना तुम, कुछ बच्चों की लाइव में नहीं दिक्कत होते हैं तो रिकॉर्डेड देखना। कुछ बच्चों की लाइव में नहीं समझ में आते क्योंकि टीचर्स एक एक वर्ड्स को बोल रहे होते हैं, हो सकता है तुम रिकॉर्डेड देखो तो जल्दी समझ में आए। ओके, हाँ ऐसा होता है, ये गलत बात नहीं है। देखिए, अब आप लोगों के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे पहले से ही पता होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने कहा सर 5 से ज्यादा डिजिट हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब उसका भी सॉल्यूशन है ना हमारे पास, हम लोगों को सारा पता है कि आपके डाउट ऐसे आएंगे, तो हमने क्वेश्चन उसका अलग रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि सम संख्या होगा तब, सम संख्या देखो मतलब 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया ना, तो सम संख्या हो गया। इससे पहले जितना सॉल्व कर रहे थे उसमें देखना विषम संख्या की बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कई सारे क्वेश्चन लिए हुए ना, ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है, तो ये क्या था, विषम संख्या वाले हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है, फॉर्मूला करके आ जाता है आंसर। लेकिन अगर सम संख्याएं रहेगी तब कैसे आएगा आंसर, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि यदि व्यक्तिगत श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 संख्याएं हैं तो सम है, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 संख्या सम है, तो कोई भी यहाँ पर 6 हो या 8 हो 10 हो 12 हो, कोई भी ऐसी संख्या है, सम संख्या आ गया। अब पदों की संख्या अगर सम में रहेगा तब कैसे कैलकुलेशन होगी, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर हम यहां पर पहला करते हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या 6 का, छठे का सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। नंबर हमारा जो है कितना है, नंबर है 10 20 30 40 50 और 60। तो इसमें से हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं, क्या इसको सजाने की जरूरत है क्या? नहीं, पहले से सजाया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए पहले। m इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, n+1/2, इतनवा पद का आकार, जो पहले कर रहे थे वो अभी भी करना है आपको, इतनवा पद का आकार, यहां तक समझ गए होगे, पहले वाला ही है। n का मतलब कितना सर, n का मतलब हो जाता है यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, तो n का मतलब लिख दो 6, 6+1/7 मतलब 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि 7 को हमने 2 से भाग करने हैं,
इतनवा पद का आकार, है ना। तो 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3.5, यानी कि 3.5। अब जो 3.5 आया कौन सा बताओगे, 1 2 3, 3.5 यहाँ पर आएगा, बीचों बीच में तो कुछ भी नंबर नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर बीचों बीच में आ रहा है कुछ ना कुछ नंबर, तो पता कैसे चलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या लिखोगे, 3.5वां पद का आकार, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बोलिए। अब क्या ये तीसरा है पद है या चौथा पद है, बीचों बीच वाला पद है, ना तीसरा है ना चौथा है, 3.5 है। तो ना ये 3 है ना 4 है, क्या है ये, 3.5। तो तीसरा और चौथा दोनों आइटम को जोड़ दीजिए। तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद कौन सा आ गया, 30, और चौथा पद कौन सा आ गया, 40, है ना। तो तीसरा और चौथा दोनों पद को जोड़ दीजिए, तो वही लिखते हैं, तीसरा पद का मूल्य, तीसरा पद प्लस में क्या करेंगे, चौथा पद, ठीक है। दोनों आइटम को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। तो तीसरा पद कौन सा है, 30, और चौथा पद आ गया है 40, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, तो आ गया 70, 70 को 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 35। अभी कुछ कुछ बच्चे आंसर कर रहे थे सर 35 आएगा, देखा 35 कैसे आया, 35 कैसे आया, समझ में आ गया सभी को। क्यूट सा क्वेश्चन है ना, क्यूट सा क्वेश्चन है ना, मूंछों वाला है क्या, डराने वाला, प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, सबको ही कर लेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो, है ना। तो मुझे अब जो है वो आप लोगों से जानना है यहाँ पर, अब आप लोग बता ही सकते हो कि 12 20 25 40 55 65 का माध्य का क्या होगा। जल्दी से आप लोग चैट में बता दो, जल्दी करो सब कोई, जल्दी कीजिए। मेरी चाय ठंडी करवा दी आप लोगों ने, चाय मेरी ठंडी हो गई थोड़ी सी, लग तो ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट बची है। जल्दी बताओ भाई, सॉल्व करके जवाब देना, सही गलत नहीं। जो मैंने लगाने बोला है वो लगाना फॉर्मूला, ठीक है। 32.5 बता रहे हैं बच्चे, इसका 32.5 आया, देख लिया जाएगा। पहले ये तो देखो सजाया हुआ है पहले से ही, कि 12 के बाद 20, 20 से 25, 25 40 55 65 सजाया हुआ है, सजाने की तो जरूरत है नहीं। तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आया, केवल ये 2 नंबर आए हैं, और दोनों नंबरों को जोड़िए जरा, तो 65 आ जाएगा। 65 को 2 से भाग देंगे, है ना, तो 32 दुना तो 64 हो जाता है, ठीक है। तो एक 65, ठीक है, अब सही है, मतलब 32.5 सही है। जिन बच्चों ने बता दिए हैं बिल्कुल सही है, उन्होंने दिमाग यहाँ से केवल लगा लिया है, उन्होंने दिमाग केवल यहाँ से लगा लिए हैं, मैं समझ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किए हो, है ना, सिर्फ देख लिया कि बीचों बीच में ये दोनों नंबर हैं, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। चलिए, ये भी दिमाग सही है आपका। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि यहाँ पर है 5 12 15 13 20 17 1 2 3 4 5 6 19 25। बनाइए जरा इसका, इसका बनाइए जरा, क्वेश्चन संख्या 8 का बनाइए। यहाँ पर नंबर है 5 12 15 13 20 17 19 25, इनका बनाइए जरा।
तो इसको तो पहले सजाना पड़ेगा, पहले सजाइए और सजाने के बाद जो है फॉर्मूला लगाइए। सही जवाब देना, गलत नहीं है। आराम से करो, देर होगा कोई बात नहीं, सीखने के दौरान धीरे धीरे चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। सोलह दशमलव पांच और कोई बता रहा है 15, कोई बता रहा है 17.5। मुझे वैल्यूज यहाँ पे सबसे पहले नोट करने पड़ेंगे, स्पेस तो इतने में होगा नहीं, तो मैं नोट कर लेता हूँ एक एक करके। 5, 12, 15, 13, 20, 15, 13, 20, 17, 19 और 25। लीजिए, पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो लिखेंगे एरी ऑफ एक्स, क्योंकि ये सारा क्या है, एक्स है। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या लेना है, उसके बाद उससे बड़ा तो 12 है, फिर 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 20 है, और 20 के बाद फिर 25 है। काउंट भी कर लीजिए, कोई छूट ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हो? प्रक्रिया ऐसा ही अपनाना चाहिए ताकि कोई भी आंसर गलत ना निकले। धीरे धीरे, स्टैटिस्टिक्स में हड़बड़ी नहीं करना होता है। तो यहां पर आप लगा दो फॉर्मूला m इक्वल टू n प्लस 1/2 इतनावा पद का आकार। ठीक है, तो यहां पर n प्लस 1/2 का मतलब क्या है, टोटल तो 8 नंबर थे, 2 से भाग दो एक जोड़ करके, तो हमारा यहाँ पर आ चुका है 9/2 इतनवा पद का आकार। 9/2 का मतलब है 4.5वां पद का आकार। तो 4.5वां पद का आकार कैसे निकालोगे? तो लिखिए यहाँ पर, ना ही ये 4 है ना ही ये 5 है, तो लिखना पड़ेगा चौथा पहले, चौथा पद का आकार, प्लस में क्या करोगे, 5वां पद का आकार, 5वां पद का आकार मतलब चौथा पद और 5वां पद दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ा हमने, चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, 15, और 5वां पद कौन सा है, 17। तो 15 प्लस 17 दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए। तो दोनों को जब हमने जोड़ा है तो 7 और 5 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 बाकी हाथ 3, 2 से भाग कर दीजिए। तो आंसर आ गया 16, 16 दूनी 32। आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? अनामिका मुझे पूछ रही हैं क्या? अनामिका मुझे पूछ रही है क्या? सर आपको आ रहा है क्वेश्चन समझ में क्या, या किसी दोस्त से पूछ रहे हो? है ना, आसान मजेदार क्वेश्चन। क्रिश बहुत बढ़िया, लाजवाब। 16 इतने बार लिखने की क्या ही जरूरत था सुधांशु, कहीं तुम्हारा उम्र तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी ऐसी जो है वो सॉल्यूशन आपको करने होंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। वापस से आते हैं, अब हम लोग थ्योरी पर पढ़ेंगे, मजा आएगा। अब थ्योरी देखेंगे।
तो थ्योरी में क्या लिखा जाता है, पहले ये बात समझिए। पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सजाया हुआ दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सजाया हुआ दिया है तो सजाना पड़ेगा। सर आप हमारे दोस्त ही तो हो, ये दोस्ती कब हुई थी भाई, ये बताओ पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम, आ जाओ। निकल तो सही भाई, कैमरे के उस साइड में बैठ करके तुम करोगे क्या, घूमने के लिए चलते हैं, पढ़ाई तो हो गया आज का खत्म। लेकिन पहले तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग बता देते हैं, फिर दोस्ती यारी की बात करेंगे हम लोग, है ना। एमसीक्यू होगा, करवा देते हैं। तुम दिन को दिन बोलो, मैं भी दिन को दिन बोलूंगा। तुम रात को रात बोलो, मैं भी रात बोलूंगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम दिन को दिन बोलो तो मैं रात बोलूंगा, तो वो नहीं हो सकता। दिन है तो दिन ही बोल सकते हैं ना। स्टार्टिंग में क्लास में की थी आपसे दोस्ती, अच्छा याद दिला रहे हो तुम। नहीं नहीं भाई, हमारी दोस्ती पक्की हो चुकी है, हमें दिख रहा है बैचेस के अंदर में चर्चाएं दिख रही है कि छोटू सर की क्लासेस में बच्चे जो है डिसिप्लिन हो गए हैं, क्योंकि सर कभी कभी, है ना, दे देते हैं धुन धना करके। कंसेप्ट छूट जाए, ये गलत बात है, ये ध्यान रखना होता है। तो जब समझ जाओगे, रिप्लाई अच्छे से करोगे, मुझे मजा आएगा। ठीक है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये क्या होता है, देखो पिक्चर से ही समझ में आ जाएंगे तुम्हें, है ना। सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया है, आरोही क्रम। आरोही मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब, असेंडिंग मतलब क्या है, यहां पर धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती चली जाएगी, मतलब छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा छोटा वैल्यू लिया जाता है, छोटे के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे लास्ट में उससे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी नंबर था 10, 20, 30, 40 और 50, आप लोगों को समझ आ गया, लेकिन मेरा फर्ज है, अब यहां पर ऐसे नंबर दिए हुए हैं तो क्या हुआ है, सबसे पहले छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं नंबर, समझ आया। हाँ, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सा पिक्चर नजर आएगा, आरोही क्रम में कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, जवाब दो जल्दी से आप लोग। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, असेंडिंग में ये वाला है या फिर ये वाला है, बताओ, चैट में बताओ, चैट में बताओ भाई, ऐसे कैसे मजा आएगा। चैट में आप मुझे बताओ कि ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में है। घर में कुछ खाने पीने का सामान आता है ना। हम्म, बताता हूं, घर में कुछ खाने पीने का सामान आता है ना, तो सबसे पहले छोटे बच्चे को दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो पूरे संसार को जो है ना बता देगा। चिल्ला चिल्ला करके रोना धोना सब शुरुआत हो जाएगा उसको, उसको लगता है कि हम लोगों ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो खाने पीने के कुछ भी ऐसे सामान हो जो घर पर लाया जा रहा है, तो पहले छोटे बच्चे को संतुष्ट कर लीजिए, उसके बाद बड़े बच्चों में बंटना होता है। हाँ, तो वहां पर भी असेंडिंग ऑर्डर लगाना। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहां पर हम छोटे बच्चों से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। ठीक है, तो हालांकि यहां पर हाइट के बेसिस पर रखा है हमने, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे, एज के बेसिस पर, सब बेसिस पर रखा जा सकता है। तो यहां पर हमने हाइट के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, और यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, सर घर में हम सबसे छोटे हैं, सपना लिखा है, सर घर में हम सबसे छोटे हैं। तुम ये बताना चाहते हो कि तुम्हें खाने पीने का सामान सबसे पहले घर वाले तुम्हें देते हैं, है ना। और मेरे बारे में कहने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे छोटा से शुरुआत होता हूँ। चलो यहां पर आ जाओ,
यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा इत्मीनान कर लो इसमें। अब अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाता है बड़ा वैल्यू, फिर उससे छोटा वैल्यू, और फिर इसी अंतर में हम और भी बड़े छोटे वैल्यू को देख करके काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लो नंबर लिखे 200, ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, मान लो 150 लिख रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं 100, उसके बाद लिख रहे हैं 50, उसके बाद लिख रहे हैं 10, उसके बाद लिख रहे हैं 5। ये सब क्या है, ये हम लगातार कम होते जा रहा है वैल्यू, देखो, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो आप, मैं सबसे घर में बड़ा आदमी हूं, मेरे बाद मेरे दादाजी का नंबर आता है, घर पर मैं सबसे बड़ा हूं, उसके बाद मेरे दादाजी हैं, है ना। यहां पर देखोगे माध्यिका, माध्यिका को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। मीडियम मत बोल देना, मीडियम अलग चीज होता है, मीडियन, ए, यहां पर देखो मीडियन, IAN लगा हुआ, मीडियन, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। डाउट भी चेक कर लेंगे तुम्हारा, दादाजी के ऊपर में डाउट हो गया तुम्हें, ऐसी बात नहीं है भाई, विश्वास कर लो। कभी कभी मैं सर्टिफिकेट कैसे दिखा सकता हूँ, दादाजी का जो वो सर्टिफिकेट किसी ने बनवाया ही नहीं, है ना। तो घर पर मैं ही सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद मेरे दादाजी आते हैं, ऐसा ही है। 1947 में मेरा जन्म हुआ था। सही कह रहे हो। देखो माध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य है, माध्य का, जैसे यहां पर हम एक श्रेणी बना रहे हैं, मान लो 10, 20, 30, 40, 50। तो मध्य का क्या है, मध्य का है बीचों बीच का वैल्यू। तो कह रहे कि मध्य का किसी श्रेणी का, ये श्रेणी है, तो मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रृंखला को कितने बराबर भागों में बांट देता है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक वैल्यूज इससे छोटे छोटे हो जाते हैं और दूसरी तरफ इसके वैल्यूज बड़े बड़े हो जाते हैं, हो गया। तो ये क्या करता है, बीचों बीच में बांट देता है। तो मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक होते हैं, एक भाग में, यानी कि ये जो मूल्य है मध्य का मूल्य यही है, और इस मूल्य के बाद देखोगे इस वाले वैल्यू में, तो 40 और 50 क्या है, मध्य का मूल्य 30 से बड़ा बड़ा मूल्य है ना 40 और 50, लेकिन दूसरे साइड में क्या है, मध्यिका से छोटे छोटे मूल्य हैं। तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, और इस प्रकार से बांटा कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक हैं और दूसरे भाग में सभी मूल्य मध्यिका से कम हैं। मध्यिका को हमेशा से ध्यान रखना कैपिटल अक्षर M से डिनोट किया जाता है। बस यही थी थ्योरी। और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर समझा, मान लीजिए एक यहां पर नमूना आपको हम पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि 5 मित्र हैं, प्रत्येक महीने क्रमशः उनके 5, 10, 15, 20 और 25 रुपए खर्च होते हैं। हर दोस्त यहां पर है, 5 दोस्त हैं, सबके खर्चे इस प्रकार से, एक दोस्त 5 रुपया खर्चा करता है, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 20 और पांचवा 25 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो मध्य का मूल्य 15 होगा यहां पर। क्यों होगा 15, क्योंकि ये श्रृंखला में दिए गए मूल्य को आरोही क्रम में अगर हम सजाते हैं या फिर अवरोही क्रम में सजाया जाए, बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाए, तो पक्का है बीचों बीच में मूल्य हमारा 15 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो पता कैसे किए थे, इस फॉर्मूले को लगा करके पता किए थे। अगर तुम यहां पर देखना चाहो दोबारा से तो मैं दिखा सकता हूं, 5, 10, 15, 20 और 25, वैसे तो आप लोग समझ चुके हो। तो यहां पर m बराबर फॉर्मूला लगा देना n+1/2वां पद का आकार, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा इस प्रकार से कि 5 वैल्यूज थे, 5 + 1/2 इतनवा पद का आकार कर देगा, और यहां पर आ चुका है तुम्हारा 6/2, यानी कि ये हो गया तुम्हारा तीसरा पद का आकार। तो यहां पर लिख दीजिए तीसरा पद का क्या है, आकार है।
तो आंसर इस प्रकार से कर दीजिए कि तीसरा पद का क्या हुआ, आकार बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा पद का आकार कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 15। यतः लिख दीजिए मध्य का कितना है, यतः मध्य का, जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं, ये कितना है, 15 है। समझ आ गया होगा। दोबारा से हमने कर दिया यहां पर। देखिए सेम अच्छे काम को ना 50 बार करिए, अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा। जितने भी डाउट हैं आपके सॉल्व कर लिए जाएंगे। एक एक विशेषता पहले आप समझ लो, आपके डाउट को मैं देखता रहूंगा, ठीक है। सर आप कहां से पढ़ाते हो? मैं स्टूडियो से पढ़ाता हूं, है ना। मैं तो दिमाग से पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ाता हूं, किताब से पढ़ाता हूं। हाँ सर, गांधी जी के दोस्त थे, मेरे छोटे भाई की तरह। ये क्या बात हुआ, ये क्या लिखा इसने? सर आप 78 साल के हो गए हो, फिट कैसे हो? फिट तो रहूंगा ना। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो फिट रहोगे। हाँ, फिट रहने के लिए पढ़ना पड़ता है पहले। पढ़ने के बाद अच्छी सी जॉब में चले जाओ, अच्छी सी जॉब के बाद खूब सारे पैसे आते हैं, है ना। खूब खाओ मौज करो, फिट रहो। चलिए अब देखो, मजे मजे में हम लोग यहां पर समाप्त कर लेंगे अपना टॉपिक। किस प्रकार से ये वाला थ्योरी पूछता है, इग्नोर मत करना। मैंने जिस पर कलम चला दिया वो समझो कि एग्जाम में आ गया, ठीक है। और इसको हम 5 सितारे के अंदर रखते हैं, 5 स्टार के अंदर रखते हैं, हमेशा आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हो, तो मैं आप लोगों के ऊपर में 5 स्टार लगा चुका, ठीक है। आप लोग भी तो इंपॉर्टेंट हो भाई, ऐसा मत समझो कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है सर। नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, 5 स्टार आपके ऊपर लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे मध्यका के मूल्य जो है कितने हैं, मध्यका के मूल्य देखोगे ध्यान से, तो मध्यका मूल्य का सबसे बड़ा मेरिट और डिमेरिट की बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी बनता है इसका, लेकिन 3 या 4 पॉइंट के अंदर आप लिखना बस, क्योंकि उसी लेवल में आपके क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। तो पक्का आने वाला क्वेश्चन है, गुण बता दीजिए, मेरिट जिसको बोलते हैं। तो मध्यका को समझना बिल्कुल आसान है, देखो कितनी मस्ती से आज अपने जवाब दे दिया सब, ठीक है। सिर्फ बीच का वैल्यू ही तो पता लगाना है, तो कैलकुलेट करना या फिर ज्ञात करना बहुत ही सरल हो जाता है। दूसरी बात, मध्यका पर श्रेणी के सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये क्या है सर, ये सीमांत मूल्य क्या होता है? मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50, तो इसका मध्यका आप क्या बता रहे थे, 30 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहां पर लिखा हुआ है 100, 20, 30, 400 और यहां पर लिख दिया है 5000, कुछ ऐसा, अब बताना आंसर कितना आएगा। इसका आंसर बताना जरा चैट में आप लोग, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सभी कोई जल्दी बताओ। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है आपको। मैं यहां पर 10 रख रहा हूं, 10, 100 लिख दिया मैंने गलती से, 10, 20, 30 रखा है यहां तक सेम, लेकिन 2 वैल्यूज मैंने बड़े बड़े कर दिए हैं। अब बताओ, अब बताओ। अब बताओ आंसर कितना आएगा। अब भी आंसर 30 ही आएगा, सबने 30 ही मेंशन किया है।
गोलू पूछ रहा है भाई आप इंस्टा चलाती हो? नहीं, मैं इंस्टा नहीं चलाती हूं। मैं तो सीखने के लिए गई भी थी ना, एक्सेलरेटर जोर से ले लिया, मैं तो गिर गई आगे। मैं तो भाई व्हाट्सअप चलाता हूं, दोनों हाथ छोड़ करके, हेलमेट की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो यहां पर फिर भी आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीचों बीच का ही तो वैल्यू चाहिए होता है हमें, बीचों बीच का ही वैल्यू चाहिए होता है हमें। भले ही बाद में इधर बड़ा बड़ा वैल्यू लिख दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। तो वही है सीमांत मूल्य। सीमांत मूल्य का मतलब होता है कोई बड़ा सा अचानक सा वैल्यू आ गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको मतलब है बीचों बीच के वैल्यू से। अगर बीचों बीच में वैल्यू पहले भी वही था, बाद में भी वही है, और आसपास के केवल नंबर बदल दिए गए हैं, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। समझ गए? समझ गए? तो यही है, सीमांत मूल्य का असर इस पर कम पड़ता है मध्यका पर। मध्यका को ग्राफ की सहायता से भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर अगर हम संचयी बारंबारता को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा डायग्राम बनता है? तोरण चित्र बनता है। और दो तोरण चित्र को अगर एक साथ में मिलाया जाता है ना, तो तोरण चित्र की सहायता से मध्यका निकाल सकते हो आप। इस बात को केवल अभी नोट करना है, विशेषता के अंदर, गुण के अंदर, दोष के अंदर। आगे देखिएगा, इसकी एक और डिमेरिट है कि मध्यका मूल्य प्रायः श्रृंखला के मूल्यों में से ही कोई ना कोई एक होता है। जैसे कि ये 30 निकल रहा है तो इनमें है ना कहीं 30, हाँ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सबसे अच्छी औसत मानते हैं कि हाँ उसके बीच में रहने वाला ही नंबर है, इनके बीच में ही नंबर था 30 और आंसर भी आ रहा है 30, ये तो अच्छी बात है। तो ज्यादातर यही होता है, ये पोजिशनल एवरेज बोला जाता है इसको। ध्यान रखना आप लोग, मध्यका को ही पोजिशनल एवरेज, स्थितिक औसत कहा जाता है, पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। बहुत ही एक छोटा सा टर्म है ये, लेकिन आपको कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि बताओ मध्यका पढ़ लिए हो, पोजिशनल एवरेज किसको कहते हैं? तो बता देना मीडियन को कहते हैं, मध्यका को कहते हैं पोजिशनल एवरेज। चूंकि ये पोजीशन बताता है कि तीसरे नंबर पर आंसर छुपा हुआ है, पोजीशन बताता है ये, ठीक है। तो इसके डिमेरिट क्या क्या होंगे? तो मध्यका को ज्ञात करने में सबसे पहले हमें आंकड़ों को सजाना पड़ता है आरोही और अवरोही क्रम में, और व्यवस्थित करना पड़ता है इस तरीके से, तो काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो सबसे बड़ी डिमेरिट ये बता दो कि बड़ा मेहनत है भैया आरोही और अवरोही में सजाने में। मध्यका ज्ञात करने के लिए सभी मूल्यों पर ये जो वो आधारित नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा 500 था या 5000 था, इसको कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा, बस बीच का नंबर होना चाहिए वो वाला ठीक है। तो बीच के नंबर से ही केवल इसको मतलब है, बाकी जो है वो बड़े बड़े वैल्यू है, छोटे छोटे वैल्यू आसपास में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सभी मूल्यों पर यह आधारित नहीं होती है, क्योंकि उसको सिर्फ काउंट करता है। अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, तो देखना काउंट कैसे कर रहा है। यहां पे लिखते हैं ना फॉर्मूला में n+1/2th आइटम, इस प्रकार से। अब बताइए ये कैसे काउंट कर लिया? कहता है कि 1 2 3 4 5 देख रहे हो, इनकी वैल्यू भी काउंट नहीं कर रहा है, 10 20 30 नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 लिख दिया इनके जगह पर 5। यानी कि यहां पर कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, इसका कोई फर्क इसको नहीं पता चलता, ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है इसको इससे। इसलिए यहां पर लिखा जाएगा कि मध्यका श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, सभी मूल्यों को नहीं शामिल करता, इसलिए यह केवल और केवल स्थिति संबंधी माध्य है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा एवरेज है जिसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। और ये सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पोजिशनल एवरेज किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, मध्यका को कहा जाता है। और लास्ट में 2 पॉइंट है कि जब श्रेणी की कुल आवृत्ति सम हो, आपने देखा 6 संख्याएं हैं या फिर 8 संख्याएं हैं, तब दोनों के बीच का एक कोई ना कोई वैल्यू निकल रहा था, और तब यह केवल संभावित माप है। क्या यह वास्तव में कहीं दिख रहा था श्रेणी के अंदर में? जैसे मान लो, फिर से एग्जांपल देते हैं तुम्हें, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है, तो तुमने यहां पर देखा था कि भैया हमारा जो आंसर आ रहा था 30 और 40 के बीच का आ रहा था, मतलब 30 और 40 दोनों को जोड़ने पर, फाइनली हमारा 2 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आ रहा था? 35 आ रहा था। तो बताइए क्या इसमें कहीं 35 है? नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, केवल और केवल एक
संभावित माप है इस दौरान। ये 35 कहीं है इसमें नहीं है, तो हाँ संभावित माप है ये, केवल ये वास्तविक माप नहीं है। समझ गए। मध्य का सीमांत मूल्य से प्रभावित नहीं होता, यानी कि इसमें कोई बीच में बड़ा वैल्यू लिख दिया छोटा वैल्यू लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। इसलिए जहां इन मूल्यों का सोचो अपना कोई वैल्यू होगा, महत्व होगा, वहां पर इसकी उपयुक्त जो है वो माध्य नहीं माना जाएगा, तो वहां के लिए ये सही माध्य नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक वैल्यू पर आधारित है या नहीं। चलिए अब जल्दी जल्दी जो आप लोग क्वेश्चन को हल करिए, तब तक मैं डाउट देखता हूं आपका। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। सर हिंदी की सीरियस अब आई। वेलकम अंकित। क्या हो के लिए समांतर माध्य के एक गुण क्या होंगे? समांतर माध्य जो आपने कल क्लास में पढ़ा हुआ था, लास्ट हम लोग देख रहे थे कल की क्लास का, और आज भी आपको शुरुआत में बता दिया है ना। तो वहीं से सवाल है कि समांतर माध्य का एक प्रमुख गुण क्या होगा, मुख्य। रंजित ये वो वहीं पर दिया हुआ है। वेलकम अंकित, वेलकम, नए बच्चे ने ज्वाइन किया। मेंस वर्क सभी आंकड़ों पर ध्यान में रखता है। तो सबसे पहली बात तो माध्य हमारा कठिन नहीं था, तो निकालना तो कठिन होता है, बिल्कुल भी नहीं। यह सभी आंकड़ों पर ध्यान में रखता है, बिल्कुल सही। सभी आंकड़ों को ध्यान में रख करके, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 सबको जोड़ता है और उतनी संख्याओं से भाग देता है, तो समांतर माध्य का ये खास बात है। ये हमेशा गलत होता है नहीं, केवल पूर्णांकों के लिए उपयुक्त है, नहीं दशमलव के लिए भी उपयुक्त होता है ये। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी केवल। ये भी मेरिट है, डिमेरिट नहीं होता। सभी आंकड़ों का समांतर माध्य के डिमेरिट है, बहुत आसान है कैलकुलेट। दोष भी बता दो आप लोग, क्या डिमेरिट होगा? क्या समांतर माध्य के डिमेरिट है? बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, क्या है डिमेरिट है? अरे ये तो मेरिट है, ये तो डिमेरिट पूछ रहा है यहां पे। सभी आंकड़ों को बराबर महत्व देता है, ये भी मेरिट है, डिमेरिट नहीं है ये भी क्या है, मेरिट है। ये सभी नंबरों पर ध्यान देता है। यह अत्यधिक मानों यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू या फिर सीमांत मूल्य, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो यह सीमांत मूल्यों या फिर अत्यधिक मानों से प्रभावित होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यह केवल गुना में ही उपयोग होता है, गुना में, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही सही जवाब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब है ना, जब कुछ आंकड़ों को महत्व देते हैं, उससे पहले भारित माध्य का आप लोग को याद है या नहीं? भारित माध्य ये क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग कल, है ना। जब कुछ आंकड़ों को महत्व दूसरों से अधिक दिया जाता है, ये तो कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, तो इसको मैंने टिक लगा दिया। यदि सभी वस्तुओं के भार समान हो तो भारित समांतर माध्य किसके बराबर होगा? सभी वैल्यू सेम सेम है, तो समांतर माध्य सभी को समान मान के चलता है, तो समांतर माध्य के बराबर होगा। ऑप्शन बी सही है इसका। भारित माध्य निकालते समय भार का क्या महत्व होता है, यह आपको बताना पड़ेगा। यह मान को कम करता है, नहीं, यह मान का महत्व दर्शाता है, यह गणना को कठिन बनाता है, यह केवल संख्याओं को सजाने के लिए होता है। ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, बाकी आप सोच लो बी और सी में क्या होगा सही। बी और सी में क्या सही होता है? जैसे 10, 20, 30, 40 जो, तो यह मान का महत्व दर्शाता है। वेट क्या होता है? वेट होता है किसी भी वैल्यू को कितना महत्व दिया जा रहा है। जैसे 10, 20, 30, 40 जो लिखा हुआ रहता है, उसमें से ज्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है, ज्यादा, तो ये आपका SW रहे। अब चलिए यहां पर से मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं, ये तो वेट वाला है क्वेश्चन, तो ये आपका SW रहेगा। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग, कल भी मैंने होमवर्क दिए थे आपको। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है, उसको क्या बोलते हैं?
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड पेपर में देखने को हूबहू मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा दिया हमने। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति को बराबर 1। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, मजा आ जाएगा पूरे पेपर को खत्म करने में, क्योंकि ऐसे ही अगर पढ़ोगे तभी जो आगे बढ़ोगे जल्दी जल्दी। सीख सीख करके पढ़ोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार वही चीजें पलटनी नहीं पड़ेगी। एक कोई चीज पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, दोबारा से कम भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाता है। मैंने तो इसी पैटर्न को फॉलो किया। मैंने देखा कि भाई आज मेहनत कर रहे हैं तो वो कल भी काम दे रहा है। तो मैंने हमेशा इस चीज को महसूस किया कि चलो एक बार ही पढ़ लेते हैं। और अब इसलिए आप लोगों से भी कहते रहते हैं कि एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसको हम लोग मध्यका बोलते हैं। और अभी तो इसी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे लगातार, मध्यका को। ये क्या करता है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। डेफिनेशन में भी बताए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने परसेंट बच्चे गलत हैं। डेफिनेशन में नहीं बताए कि मध्य का वह मूल्य होता है जो एक श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और वो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक तरफ का वैल्यू मध्यका से कम होते हैं और दूसरी तरफ का वैल्यू मध्यका से ज्यादा का होता है ना। अगला सवाल बताइए। मध्य का, है ना, मध्य का गणना करने के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है केवल बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही में या अवरोही में, या फिर दोनों में। केवल बढ़ते हुए क्रम में, केवल घटते हुए क्रम में, या दोनों में। सिर्फ मजा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। नोट्स प्रॉपर आप लोग बना लेना, नोट्स में कमी मत छोड़। तो वो सब का मेरी क्या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पढ़े हुए हो तो उसका रिवीजन कर सकते हो। जाइएगा सर, जबरदस्ती एमसीक्यू भी रहता है कि किस, अरे जहां एमसीक्यू आएगा वहां पर मैं करवाऊंगा खुद ही। हर चीज के लिए प्लान होता है ना, हम लोग प्लानिंग वे में चलते हैं तो मजा आता है। हमें याद भी रहता है कि किस लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाए हैं। तो जहां जहां एमसीक्यूज होता है मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, जहां नहीं है वहां तो नहीं करवाऊंगा ना। जबरदस्ती एमसीक्यूज बना के भी क्या ही कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्टेड होगा एक तरीके का। जहां से एमसीक्यू पूछा जाता है वहां से रखते हैं हम लोग एमसीक्यू। अब कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़ों से मध्य का ज्ञात कीजिए। ऐसे भी सवाल देखे गए हैं एमसीक्यू में। अब तुम इसके मध्य का निकाल लेना। मध्य का क्या होगा पहले सजा लेना, फिर बना लेना आंसर क्या होगा। ये मैं SW में रख देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीख गए हो आप लोग, बस इतना काफी है। समांतर माध्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक स्थिति मान है, नहीं। यह सीमांत मूल्यों या फिर चर मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। और यह चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। यह वितरण को 2 समान भागों में बांटता, नहीं। माध्य का 2 बराबर भागों में बांटता है, समांतर माध्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों के बीच में स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं। यही तो सवाल था पीछे लगता है, सिर्फ वहां पर लिखने का तरीका अलग था। वहां लिखा था 2 बराबर भागों में बांटता है, और यहां पर लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप, ऐसा माप बताइए जो आंकड़ों के मध्य स्थित होता है। मध्य का मतलब बीच में। क्या होगा सही जवाब। आज तो पूरे ही क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया आपके, क्योंकि आगे इसको बढ़ ले जाना ही नहीं था। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का ये मध्य का वाला चैप्टर खास करके व्यक्तिगत से श्रेणी से समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तो उसके अंदर हमारा चलेगा मध्यका का ही, लेकिन खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है, जब वो हो जाएगा कंप्लीट फिर बहुलक देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की होती है तो उसको मध्यका बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य की स्थिति पर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बीचों बीच की स्थिति होती है तो उसको मध्यिका बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। पूछने का तरीका अलग अलग था थोड़ा। चलिए, बाकी एक सवाल हमने वैसा यहां पर रख दिया है कि मध्यिका उस चर मूल्य का क्या होता है, स्थितिक माध्य है या फिर माप है, जो भी बोल सकते हो, या फिर मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन 3 हो गया, इसके अभ्यास कर लेना। क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड था क्या? चलो, तो आज के